because you have worked in industry, you have worked with management institutions as well. So what do you think? What inspired the concept of campus to corporate? मैम देख लीजिए, पहली चीज तो ये कि अपन अगर बात करें किसी भी एजुकेशन का एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एंड ऑब्जेक्टिव होता है कि उस बच्चे को कैरियर बनाना है। सर आगे बात करते हैं कॉर्पोरेट्स की एक्सपेक्टेशंस की, राइट, कि वो स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एक कॉर्पोरेट में कभी भी जब बच्चों को हायर करता है एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जी, सबसे पहली चीज है कि हर कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशन ये मान के चलता है कि मेरे को बच्चे पे अगले 6 महीने इन्वेस्ट करना। देयर आर टू थिंग्स जो स्टूडेंट लाइफ में चलती है। एक होता है नॉलेज, राइट, और दूसरे साइड पे चलती है हमारी स्किल्स। सो व्हाट इज योर ओपिनियन टुवर्ड्स दिस नॉलेज वर्सेस स्किल्स? दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में खाली स्किल्स हैं और नॉलेज नहीं है तो भी आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और अगर आपके पास में सिर्फ नॉलेज और स्किल्स नहीं है सो देन यू विल टेक लॉन्गर टाइम टू सेटल डाउन इन द कॉर्पोरेट कैरियर। बिकॉज बच्चों के पास इंफॉर्मेशन है, बट यस उनको सही जगह पे गाइड करना एंड उनको ये सिखाना कि उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके कौन सी वाली इंफॉर्मेशन को यूज करना है, दैट इज नीडेड। वो काम अब हमारा है, राइट। और पहले ये हो जाता था कि ठीक है, बिकॉज आई एम अ प्रोफेसर, आई एम अ टीचर, आई विल गो इनटू द क्लास, आई विल टेक द लेक्चर एंड दैट्स इट, right? But now things have changed. I cannot be only a teacher to my student. I have to become a mentor. धीरे धीरे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उस पे भी फोकस कर रही हैं कि बच्चा लिंक्डइन पे अपना प्रेजेंस दिखाए, राइट? वो जितना ज्यादा नेटवर्किंग कर सकता है करे। तो what do you think? मतलब क्या कॉर्पोरेट को भी इस चीज की जरूरत है? कि अगर आप देखें लिंक्डइन को मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ, पहले नेटवर्क वर्ड जो आपने पकड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Hi, I'm Dr. Yamini Pandey, and today we are going to discuss upon campus to corporate. For this, we have with us Mr. Sudhanshu Kumar, who is having more than 32 years of experience in the industry, research, consulting, and even in management education. Good morning, ma'am. Thank you so much for having me on the show. पहले अपन डिस्कशन चालू करें उसके पहले मैं आपके बारे में कुछ बता दूं। Dr. Yamini Pandey is basically in the academia field since last 17 years. She holds a PhD degree and she worked in the renowned institutes. In one of the institutes, we worked together as a colleague also, and that is how we know each other. And I mean, in today's session, we are going to talk about the campus to corporate, because here Dr. Yamini Pandey is basically representing the campus part, where I will be representing the corporate part. So, sir, I really wanted to understand, because you have worked in industry, you have worked with management institutions as well. So what do you think? What inspired the concept of campus to corporate? मैम देख लीजिए, पहली चीज तो ये कि अपन अगर बात करें किसी भी एजुकेशन का एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एंड ऑब्जेक्टिव होता है कि उस बच्चे को कैरियर बनाना है। वो चाहे किसी भी फील्ड में काम करे, वो पढ़ाई करे, वो चाहे इंजीनियरिंग करे या मेडिकल की फील्ड में जाए या चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या किसी भी तरीका, या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करे। सिमिलरली अगर हम MBA पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि द स्टूडेंट हैज टू गो एंड जॉइन द कॉर्पोरेट्स, राइट? सो बेसिकली इफ यू लुक एट, अगर मैं बात करूं किसी भी एजुकेशन का एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, दो, एक नॉलेज स्किल सेट अचीव करना, दूसरा ये कि जब मेरा कोर्स खत्म होगा उसके बाद में मुझे जॉब शुरू करनी है या अपना कुछ काम करना है। सो एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू बिकम द ब्रेड अर्निंग ओनर, है ना? ट्रू। अब उसको करने के लिए आप चाहे इंजीनियरिंग की फील्ड में जाइए, मेडिकल की फील्ड में जाइए, CA बनिए, आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन करिए। सिमिलरली आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में, और उसके लिए आप यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो MBA या PGDM जैसे कोर्स सेलेक्ट करते हैं, उनका एंड ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मैं कॉर्पोरेट में जाके अपना काम शुरू करूं और उसके बाद में कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं अपने जो डिलीवरेबल्स हैं वो कंप्लीट करूं, एंड देन आई विल स्टार्ट ग्रोइंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। तो अगर मैं बात करूं, corporate is sitting on the one end and campus is sitting on the other hand. And we as a faculty, now since I had turned into the academia, basically हमारा जो काम होता है वो फैसिलिटेटर का काम होता है, इन बच्चों को तैयार करना इंडस्ट्री के हिसाब से। Agreed sir। एक चीज और अगर आप देखेंगे आज के समय में, पिछले 4, 5, 6 सालों या 10 सालों के अंदर में एक ट्रेंड में चेंज आया है कि पहले पढ़ाई कराने का काम एकेडमिया का होता था, इंडस्ट्री का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। Nowadays, in every management institute, there is a specific position which is coming up as professor of practice. Correct. जहां पर आप कहते हैं कि मेरे को 15 साल या 20 साल का एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस का एक
प्रोफेशनल चाहिए जो आके मेरे बच्चों को सिखाए। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि खाली थ्योरी नॉलेज के ऊपर खाली फोकस नहीं रहे, बल्कि एक्चुअली कॉर्पोरेट्स में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, वो जो एक लैग था दोनों के बीच में, उस कमी को पूरा करे और बच्चों को इस हिसाब से तैयार किया जाए ताकि वो डे 1 पर इंडस्ट्री रेडी रहे। करेक्ट। एंड इसीलिए कैंपस टू कॉर्पोरेट का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। करेक्ट। और कहीं ना कहीं हम एक अलाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं दोनों के बीच में, वेरी ट्रू, कैंपस और कॉर्पोरेट, राइट। और कई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट के अपने एक्सपेक्टेशंस हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो अगर स्टूडेंट बिना प्रिपरेशन के कॉर्पोरेट में एंटर करता है तो वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, या मैं कह सकती हूँ कि वो उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरेगा जो कॉर्पोरेट की है। बिल्कुल ठीक। तो बाय डूइंग सो अल्टीमेटली वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर द कॉर्पोरेट्स। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जी। आप पिछले 17 सालों से टीचिंग प्रोफेशन के साथ में है। व्हाट चेंज यू हैव गॉन थ्रू, व्हाट चेंजेस यू हैव सीन, बिकॉज आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई कराई है मोस्टली बच्चों को। सो आपने जब कैरियर शुरू किया था 17 साल पहले, समवेयर अराउंड 2009-10 आई गेस, तो तब से लेके और अभी के बीच में व्हाट चेंज यू सी? सो चेंज in terms of information, कोर्स डिलीवरी, कोर्स प्रिपरेशन, ऑल दिस थिंग्स। बिल्कुल सर, बहुत सारे डायमेंशंस है जो अब चेंज हो चुके हैं। ओके। जब मैंने अपना करियर इन एकेडमिक्स, व्हेन आई हैव स्टार्टेड विद दैट, तो बच्चों का एटीट्यूड इट वाज वेरी डिफरेंट, राइट। तब वहां इतने क्वेश्चंस नहीं होते थे, तब वहां जजमेंट नहीं होता था, आई एम टेलिंग यू, राइट। अब आप जब क्लास में एंटर करते हो तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज बच्चों के पास इंफॉर्मेशन है, बट यस उनको सही जगह पे गाइड करना एंड उनको ये सिखाना कि उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके कौन सी वाली इंफॉर्मेशन को यूज करना है, दैट इज नीडेड। वो काम अब हमारा है, राइट। और पहले ये हो जाता था कि ठीक है, बिकॉज आई एम अ प्रोफेसर, आई एम अ टीचर, आई विल गो इनटू द क्लास, आई विल टेक द लेक्चर एंड दैट्स इट, right? But now things have changed. I cannot be only a teacher to my student. I have to become a mentor. Sometimes I have to become a friend also. True. Right? Boundaries होंगी हमारी, लेकिन फिर भी मुझे दोस्त बन के भी उसे समझना पड़ेगा. True. And that is the reality. And probably you have to put yourself into their shoes. Exactly. To understand their psyche and their, definitely. What they are thinking basically. Definitely. तो इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा है बच्चे के पास में कि आपको अपनी बात को सही तरीके से रखने की जरूरत है। उनके पास वो चीजें हैं, लेकिन उनके पास उन्हें ये नहीं पता है कि एक्चुअली में किस डायरेक्शन में उस चीज को समझना है। वो आप बता सकते हैं, चाहने में तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, अदरवाइज हमारी क्या जरूरत है, राइट। लेकिन सही डायरेक्शन देना वो हमारा काम। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं जब आपने कैरियर शुरू किया था उस समय पर your job is to teach the student absolutely in accordance with the syllabus जो बना हुआ है। because तब तक भी ये था कि हाँ लेक्चर बेस्ड मेथड पे जाना है, ठीक है, कुछ केस स्टडीज हमने यूज किया, इट वाज फाइन, ये हो सकता था। लेकिन अब मैं अगर बात करती हूँ तो लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, वी डू हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स जहाँ पे हम टीम्स को इन्वॉल्व करके काम दे देते हैं। बच्चा क्लासरूम में नहीं पढ़ रहा है, बच्चा बाहर पढ़ रहा है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ टुडेज एजुकेशन सिस्टम, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट कॉर्पोरेट वांट्स। एग्जैक्टली। सो अगर मैं बात करूं जिस तरीके का बच्चों का जो अप्रोच और एटीट्यूड जो आपने बात करा इनिशियली, उसके हिसाब से अगर मैं बोलूं तो पहले टीचर होते थे, अभी हम लोग फैसिलिटेटर है। बिल्कुल सर। अगर मैं बोलूं तो जो हमारा रोल चेंज हो गया है वो टीचर का नहीं रह गया, फैसिलिटेटर का रह गया, उनकी एनर्जी को, नॉलेज को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए। एब्सोल्युटली। ओके। अगर मैं बोलूं कि एज फार एज द करिकुलम इज कंसर्न, स्पेशली इन MBA and PGDM courses, what difference you are finding 15 years back and now? Right sir. So अगर मैं ये डिफरेंशिएट करूं कि पहले और अभी में क्या चेंजेस हैं, पहले देखिए आपने भी शायद जब अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था या मैंने भी जब किया था तो हमने देखा था कि जो लास्ट ईयर के या उससे भी पहले के कुछ पेपर्स हैं वो हमें मिल जाते थे, एंड देन वी यूजुअली प्रिपेयर एज पर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। हम उस तरीके से तैयारी कर लेते थे, अनसॉल्व्ड पेपर्स, राइट। तो हम उस तरीके से तैयारी कर लेते थे, हमें लगता था अगर हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया है दैट इज इनफ, राइट। लेकिन अब ये सब चीजें नहीं है, थिंग्स हैव चेंज्ड। अब अगर इवन इफ आई एम सेटिंग अ क्वेश्चन पेपर, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू, right? It is all something which is based upon experiential thing. Correct. Right? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। I know concepts अपनी जगह है, frameworks अपनी जगह पे, लेकिन experiential learning is very important.
और सेम चीज जो आप बोल रही है ना, मैं जब क्लास लेता हूँ, क्योंकि मेरा तो क्या है कि 30 साल इंडस्ट्री में काम करा, 2 साल से एकेडमी में हूँ, तो मेरा कैसा रहता है कि पढ़ाने का मैं आई पिक अप द कीवर्ड्स और True. वो लेने के बाद में मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इंडस्ट्री में क्या होता है। मैं फिर वहां पर थ्योरी नहीं बोलता कि किस राइटर ने क्या बोला है या किसने क्या बोला है। Right. मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे को एक से फॉर एग्जांपल डिमांड प्लानिंग है या सप्लाई प्लानिंग है, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग है, सो मैं डेफिनेशन के हिसाब से नहीं जाता। ठीक है, डेफिनेशन आपको एग्जाम पास करने के लिए जरूरी हो सकता है, बट एक्चुअली हाउ इट हैपेंस इन द कॉर्पोरेट वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर बच्चा वो रिटेन करेगा और इंटरव्यू के टाइम पे अगर वो बोलेगा, उसके चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड ऑन अ हायर पैकेज बिकम्स वेरी हाई। करेक्ट करेक्ट सर। और वही है, हम भी अब बच्चों को यही बताते हैं कि सी डोंट एक्चुअली रन बिहाइंड ग्रेड्स, राइट? It's not only about MBA or PGDM students, even in schools also. People have started focusing upon curricular activities, some extracurricular things, right? कि बच्चा कैसे पब्लिक को फेस कर पाता है, क्या वहां बोल पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, क्या कम्युनिकेशन स्किल है उसके पास में, या किस पे उसे काम करने की जरूरत है। लेट्स आइडेंटिफाई द गैप ऑल्सो। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार उसमें ये कमी है, तो उसको बता दें कि वो उस पर काम करे, ताकि अल्टीमेट गोल इज व्हाट? अल्टीमेट गोल इज कि हमें अच्छा टू बिल्ड द कैरियर, एग्जैक्टली अच्छा करियर बना पाए, और उसके लिए कम्युनिकेशन इज नीडेड। इसमें मैं इस डिस्कशन से एक पॉइंट और निकल के आता है मुझे, जो मैं कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। 2 तरीके से लोग अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। एक सुपर स्पेशलिस्ट के तौर पे, जहां पर एक पर्टिकुलर स्ट्रीम फंक्शन या सब फंक्शन पकड़े और उस पे ही नॉलेज और स्किल्स बिल्ड करके ग्रो करते जाए। सो बड़ा नीश सेगमेंट होगा, बट देन यू हैव टू कीप ग्रोइंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। दूसरा हो सकता है कि आप हॉरिजॉन्टली ग्रो करें ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर यू मे नॉट बी द मास्टर ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल, जो आपका कंसेप्ट है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सप्लाई चेन की फील्ड से आता हूं, तो सप्लाई चेन फील्ड में एक तो तरीका है कि मैं प्रोक्योरमेंट सोर्सिंग को लेके बैठूं और उसी फील्ड में ग्रो करता हूं, बाकी चीजें ना देखूं दाएं बाएं। दूसरा है कि मैं हॉरिजॉन्टली इस फंक्शन में ग्रो करूं, जहां पर मैं परचेज में, मतलब प्रोक्योरमेंट सोर्सिंग में भी काम करूं, प्लान परचेज में भी काम करूं, स्टोर्स में भी काम करूं, वेयर हाउस में भी काम करूं, ईआरपी के ऊपर भी काम करूं, हर एक फंक्शन में जाकर डिमांड प्लानिंग पे करूं, प्रोडक्शन प्लानिंग में करूं, सप्लाई प्लानिंग में करूं। सो ऑल जितने भी सब फंक्शंस है, उन सब में काम करने के बाद एंड देन आई ग्रो एज अ हेड ऑफ सप्लाई चेन। दैट कुड बी अनदर पाथ। या सो आई मीन ये आपको चूज करना पड़ता है एज अ स्टूडेंट कि आप कौन सा पाथ लेना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। वेरी ट्रू। अल्टीमेट मोटिव तो उन्हें डिसाइड करना है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव विल बी डिसाइडेड बाय देमसेल्व्स। सर आगे बात करते हैं कॉर्पोरेट्स की एक्सपेक्टेशंस की, राइट? कि वो स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एक कॉर्पोरेट में कभी भी जब बच्चों को हायर करता है एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी जी, सबसे पहली चीज है कि हर कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशन ये मान के चलता है कि मेरे को बच्चे पे अगले 6 महीने इन्वेस्ट करना है। अब वो 6 महीने में बच्चा अगर एकदम जीरो बेस के साथ में आ रहा है, एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो बढ़ जाएगा जी। तो इसलिए अब जो MBA कोर्सेज वगैरह हो रहे हैं या जो रन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह, वो क्या कर रहे हैं, वो एंगेज कर रहे हैं गेस्ट फैकल्टी के तौर पे इंडस्ट्री के लोगों को, उनको इंडस्ट्री विजिट्स करा रहे हैं, उनको लाइव प्रोजेक्ट्स में भेज रहे हैं, उनको इंटर्नशिप में भेज रहे हैं, डिजर्टेशन है 3 महीने 6 महीने का डिजर्टेशन वगैरह वर्क हो रहा है। तो ये सारी चीजें इसलिए हैं कि उनको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिल सके, इंडस्ट्री के जो निटिग्रिटीज हैं और उनके बारे में उनको पता हो कि हाउ इंडस्ट्री एक्चुअली वर्क्स। अब बच्चा स्ट्रगल इसलिए करता है क्योंकि कॉलेज में, अगर आप टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हम दोनों ही एकेडमिया के तौर पे काम कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि जो बच्चे MBA में जाते हैं वो काफी फ्री हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर मैं डिसिप्लिन की बात करूं तो शायद उतने डिसिप्लिन भी नहीं है अगर कंपेयर करूं अपनी जनरेशन के साथ में। वहां से और एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज सेटअप में जाना, वो ट्रांजिशन मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को कई बार स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो शायद यही एक रीजन है कि बच्चा फर्स्ट ईयर में बहुत स्ट्रगल करता है, ऐसा देखा गया है। इवन नॉट ओनली इन द फर्स्ट ईयर सर, कई बार बच्चों के कंप्लेंट्स आई मीन उनका रेजिस्टेंस आता है इंटर्नशिप के दौरान भी। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मेरे को इस तरीके का काम करना पड़ेगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी कुछ एक इंसिडेंट्स मेरे को रिपोर्ट हुए थे जहां पर लोगों ने कह दिया कि मैं ग्राउंड लेवल का जॉब नहीं करूंगा ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। और जबकि रियल लर्निंग्स आपको तभी आएगी जब आप अपने फंक्शन के ग्राउंड लेवल के जॉब्स को कंप्लीट करिए। बिल्कुल। वो आपका फाइलिंग का काम हो सकता है, आपका स्टोर में स्टॉक मूव करने का काम हो सकता है, अगर आप ऑपरेटर्स के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपको जाके मशीन्स में ऑपरेटर के साथ में काम करना पड़ सकता है। सो जितने भी ग्राउंड लेवल के जॉब्स हैं, अगर आप वो अपने इनिशियल कैरियर ईयर्स में नहीं करेंगे, या अगर आप
अपनी इंटर्नशिप के दौरान नहीं करेंगे। ये मान के चलिए कि आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल नहीं होने वाले। बिल्कुल। और ये आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ लेके जाता है। जी जी, ये तो वही बात हो गई कि अगर बच्चे ने सोचा हुआ है कि मुझे किसी कंपनी में नेशनल सेल्स हेड बनना है, राइट, एंड ही इज नॉट इवन थिंकिंग कि सेल्स ऑफिसर का काम क्या है। ट्रू ट्रू ट्रू, ये बिल्कुल वैसी ही बात। आपको अगर ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, आपको ऐसी एज अ प्रोफेशनल आपको ये समझना पड़ेगा कि आज अगर मैं एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहा हूँ या मैं एक परचेज एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहा हूँ, मैं जिंदगी भर ये रोल नहीं करने वाला। ट्रू। मेरे को यहां से ग्रो करके परचेज हेड या सेल्स हेड या नेशनल हेड बनना है। और वो करने के लिए मेरे को उस सारी जर्नी से होकर गुजरना पड़ेगा, उनके स्ट्रगल्स देखने पड़ेंगे, उनके चैलेंजेस देखने पड़ेंगे, और बड़ी देसी भाषा में बोलूं तो उनकी गोलियां समझनी पड़ेंगी कि वो अपने मैनेजमेंट को किस तरीके की गोली दे रहे हैं। हाँ। तो अगर जो ग्राउंड पे काम कर रहा है और किस तरीके से वो ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो आप समझ लिया आपने, तो आप उसको मैनेज करना भी सीख जाएंगे। So when you grow as a sales manager's position, right? True. So I mean, you have to go. So all I can say that everybody has to go through the process, the complete process. Right. It's a gradual process. Gradual process. So next, sir, let's talk about the, I would say that resume और capabilities, right? क्योंकि हम बच्चों को, although हम तैयार करते हैं बच्चों को, उनके resumes तैयार करवाते हैं, पर कई बार जिस तरीके का परफॉर्म उसने क्लास में किया होता है या मॉक इंटरव्यूज में किया होता है, उस तरीके का परफॉर्मेंस वहां नहीं आता है। तो इट क्रिएट्स अ डिबेट इन बिटवीन दैट रिज्यूमे वर्सेस कैपेबिलिटी। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर एक बच्चे को इस चीज को समझने की जरूरत है कि पहली बात, आपने जो 2 साल में काम करा है उसका सही रिफ्लेक्शन आपके सीवी में आना चाहिए। और दूसरी बात कि आप उसको आर्टिकुलेट कर पाइए ड्यूरिंग द टाइम स्पैन विच हैज बीन गिवन टू यू ड्यूरिंग द इंटरव्यू। वो 15 मिनट का हो सकता है, 30 मिनट का हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आंसर कर रहे हैं। और रिज्यूम में आप वो लिखिए जो आपको पता है। लोग गलतियां क्या करते हैं, और बहुत सारे कीवर्ड्स या जो बज़वर्ड्स हैं उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने सीवीज में। हाँ। और बाद में जब उसको एक्सप्लेन करने की बारी आती है तो दे आर एक्चुअली नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। करेक्ट, रिलेट ही नहीं कर पाते। तो वहां पर उसको समझ में आता है नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐड ऑन किया। वेरी ट्रू। तो वहां पर जो इंटरव्यूअर है उसको ये समझ में आता है कि जो इसने लिखा है और जो ये कैपेबल है, दोनों के बीच में गैप है। Correct, और अगर वो गैप आइडेंटिफाई कर लेगा देन चांसेस ऑफ सिलेक्शन इज वेरी लो। आप कम चीजें मेंशन करिए सीवी में, बट जो चीजें मेंशन करिए उसमें आपका थॉरो कमांड होना चाहिए। राइट। और अगर वो है तो आपको इंटरव्यू क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा। करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि रिज्यूम में आपके लिए दरवाजे खोल सकता है एक बार को पहली अपॉर्चुनिटी पे, लेकिन आगे बढ़ाना ये एंटायरली डिपेंड करता है आपकी उस कैपेबिलिटी पे, उसे प्रूव करने पे रादर। वेरी ट्रू। और सबसे बड़ी बात है कि आप इंटरव्यू में क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप से फॉर एग्जांपल उन्होंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। राइट। अब आपने वहां पर उनको ग्लोबल ज्ञान देना शुरू कर दिया। जो आंसर आपको 2-3 लाइन में देना चाहिए था वो आपने पूरे एक पैराग्राफ का दिया। करेक्ट। अब वो क्या करेगा, वहां से कीवर्ड्स पकड़ेगा और उसमें आपको ग्रिल करना शुरू करेगा। और फैक्ट ये होगा कि उसमें से आपको चीजें पता नहीं होंगी। तो आप केवल उतना बोलिए जितना आपको पता है। और तब उसमें से अगर वो कीवर्ड्स पकड़ के आपको दोबारा सेकंड थर्ड क्वेश्चंस में अगर कवर करने की कोशिश करेगा, फिर क्या होगा कि वो आपके लिए उसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाएगा। और जब आप वो एक्सप्लेन कर पाएंगे, आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स वेरी हाई। करेक्ट। सो स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है कि मेंशन वही करना है जो एक्चुअली स्किल सेट हमारे पास है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सामने वाले ने वो स्किल सेट डाला हुआ है तो मैं भी वो इंक्लूड कर देता हूँ। सो जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे एक सवाल आता है सर कि देयर आर 2 थिंग्स जो स्टूडेंट लाइफ में चलती है। एक होता है नॉलेज, राइट, और दूसरे साइड पे चलती है हमारी स्किल्स। सो व्हाट इज योर ओपिनियन टुवर्ड्स दिस नॉलेज वर्सेस स्किल्स? दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में खाली स्किल्स हैं और नॉलेज नहीं है तो भी आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास में सिर्फ नॉलेज और स्किल्स नहीं है, सो देन यू विल टेक लॉन्गर टाइम टू सेटल डाउन इन द कॉर्पोरेट करियर। तो इसलिए अगर आज की तारीख में अगर हम बात करें, जितने भी MBA डिग्री के कोर्सेज हैं या PGDM के कोर्सेज हैं, उनमें क्या कर रहे हैं कि वो इस गैप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर नॉलेज यानी जो थ्योरेटिकल क्लासेस हैं उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, और दूसरी तरफ स्किल बेस्ड प्रोग्राम को जिसको हम आजकल कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। उसका बेसिक आइडिया यही है कि आपको नॉलेज और स्किल्स को जितना हम मैच कर पाएंगे उतना बच्चे के लिए अच्छा रहेगा कि वो आगे जाके अपने कॉर्पोरेट कैरियर में स्ट्रगल नहीं करेगा।
ओके, सो डू यू रियली थिंक कि कॉर्पोरेट में भी जब हम बच्चा एंटर करता है तो सिर्फ स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया जाता है, दे नीड द बैलेंस इन बिटवीन नॉलेज एंड स्किल्स? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, करेक्ट, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। स्किल्स पे हमारी इतनी बात हुई सर, तो व्हाट डू यू थिंक, कैन स्किल्स बी टॉट टू स्टूडेंट्स? शायद नहीं, स्किल सिखा नहीं सकते, स्किल्स खुद एक्वायर करनी पड़ती है। मगर मेरा वन लाइन आंसर अगर मुझे देना हो, सो स्किल इज समथिंग व्हिच वन हैज टू एक्वायर, बट उस एक्वायर को करने के लिए जो कैपेबिलिटी बिल्ड करना है वो नॉलेज के थ्रू आएगी, एंड उस नॉलेज को जब अपने प्रैक्टिकल फील्ड्स में जब आप अप्लाई करेंगे और वहां से जो सीखेंगे उस पूरे प्रोसेस में फिर आप यू विल लर्न सम स्किल्स। अब एक चीज और भी, लोग बड़ा हेजिटेट करते हैं फॉर टेकिंग एनी डिसीजन जब आप काम कर रहे हैं। अब डिसीजन मेकिंग इज समथिंग जहां पर आपके पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड अगर है, आप अगर काम कर रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस, आपका इंटेंट अगर सही है तो वो आप काम करिए, डिसीजन लीजिए। गलत होगा तो कोई बात नहीं, दो चीजें होंगी, आइदर यू विल लर्न और यू विल सक्सीड। सो अगर आपका डिसीजन सही है तो यू विल सक्सीड, और नहीं हुआ तो आपको ये पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम सेम सिनेरियो में मेरे को ये डिसीजन नहीं लेना है। करेक्ट। सो वो लर्निंग है। और मैं हमेशा कहता हूँ, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनको अपना बिजनेस शुरू करना है 3-4-5 साल नौकरी करने के बाद, उनके लिए एक बहुत बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखना चाहिए कि आदमी को सीखना हमेशा दूसरों की कॉस्ट पे चाहिए। सो आप जाइए, नौकरी करिए, सीखिए, 2-3 साल काम करिए और उसके बाद में अपना कुछ शुरू करिए। तो जो कुछ गलतियां करनी होंगी वो आप उन 2-3 सालों में करके सीख जाएगी, सो कर लिया और वो पूरा आप एक कंप्लीट प्रोफेशनल बन के आइए, फिर अपना काम शुरू करिए। और अगर आप अपने कैरियर को भी आगे प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं तो वो फिर गलतियां आप रिपीट मत करिए। जी। तो आई गेस ये एकदम सही सुझाव है सर की तरफ से कि एक्चुअली जब भी आपको कोई काम अपना स्टार्ट करना है तो पहले यू जस्ट हैव टू गेट इनटू दिस, सीखो उस काम को उस जगह पे रह के, एंड देन ओनली ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। सर, आपने इतना साल इंडस्ट्री में काम किया है, आई एम श्योर कि वहाँ बहुत सारे नए रिक्रूट्स भी होते होंगे, नए बच्चे आते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, राइट? हमने वो पर्सपेक्टिव देखा कि बच्चों को क्या चैलेंज आता है जब वो नई जगह ज्वाइन करते हैं फर्स्ट ईयर में, बट आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड कि बीइंग द हेड ऑफ अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जहाँ नए बच्चों को रिक्रूट किया गया है, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? मैडम, इसका आंसर करने से पहले मैं आपको बच्चों की इंटर्नशिप प्रोसेस से बताना चाहूंगा जी। वो पहला इंटरफेस होता है इंडस्ट्री के साथ में बच्चों का। जब बच्चे इंटर्नशिप पे आते हैं उसमें यूजुअली उनका 2 तरीके के ग्रुप्स में हम उनको देखते हैं। एक बच्चे जो बहुत सीरियसली अपनी इंटर्नशिप को लेते हैं और जो भी प्रोजेक्ट असाइनमेंट उनको दिया जाता है वो बहुत सिंसियरिटी के साथ में उसको कंप्लीट करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आते हैं, टाइम पास करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कैंटीन में जाके चाय पानी करते हैं, है ना, वो सब करके अपना 8 घंटे का टाइम बिताते हैं और 2 घंटे में पूरे 8 घंटे काम करके और 2 महीने का सर्टिफिकेट लेके चले जाते हैं। आई हैव कम अक्रॉस विद सच स्टूडेंट्स इन माय कैरियर व्हेन आई वाज वर्किंग इन इंडस्ट्री, जो काम कर रहे थे और उन्होंने थॉरोली ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया है। अगर उनको फाइलिंग का काम दिया है कि MBA करा हुआ बच्चा जो कर रहा है उसको अगर फाइलिंग का काम करना पड़ रहा है, वो 6-6 घंटे एक जगह पे खड़े होके फाइल कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि उसने फाइलिंग करी, इंपॉर्टेंट ये कि उसका डेडिकेशन ये था कि मेरे को फाइलिंग करनी है, एंड व्हाइल डूइंग द फाइलिंग वर्क ही वाज गोइंग थ्रू विद द पेपर टू अंडरस्टैंड हाउ द ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी एज अ प्रोफेशनल्स ऑब्जर्विंग सच स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिस्टेंस, और वहां से हम ये माइंड मेकअप करते हैं कि इस बच्चे को मेरे को आगे PPO ऑफर करना है। ट्रू। और ये बच्चे यहाँ पर बहुत मिस्टेक करते हैं जिनको नहीं मालूम होता कि PPO किन बच्चों को ऑफर होता है, बिकॉज दे आर अंडर सर्विलांस ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। राइट। और आपका वो 2 महीने में आप किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से अपने इंटर्नशिप को ले रहे हैं, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि मेरे को इस स्टूडेंट को PPO ऑफर करना है या नहीं करना है। सो मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है ये मेरे साथ हुआ है। परचेज में एक बच्चा था जिसने किया था, और हम लोगों ने, सो वी कीप गिविंग देम द वेरियस लेग वर्क्स, आई से उनको देते हैं कि ये काम कर दो, ये कर दो, बट उस काम को भी कितनी शिद्दत के साथ में कोई निभा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट मेक्स द डिफरेंस। सो इंटर्नशिप में आपको जो भी काम आपके बॉसेस है, आपके सीनियर्स असाइन कर रहे हैं, उसको पूरी ईमानदारी, मेहनत और शिद्दत के साथ में कंप्लीट करिए, और ये मान के चलिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व कर रहा है और आपके लिए वो अच्छा कैरियर पाता है। मान के चलिए अगर किसी ने उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऑब्जर्व नहीं भी किया, उस 2 महीने के प्रोसेस में जो आप पूरे साइकिल से होके गुजरे हैं, उसमें आपको जो लर्निंग्स आएंगी
वो आपको क्लासरूम में नहीं मिलेगी। वेरी ट्रू सर। है ना? सो वो आपका फर्स्ट स्टेप है आपको कॉर्पोरेट जर्नी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। सेकेंड हम आते हैं जब बच्चे एंटर करते हैं अपना फर्स्ट जॉब में, बहुत डिफरेंट माइंडसेट होता है, बहुत फ्री वर्ल्ड से आते हैं और फिर ऐसी जगह पर काम करना पड़ता है जहां पर रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, एसओपीज हैं, बाउंड्रीज हैं, उसमें काम करना उनको स्ट्रगल आता है। आपको कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ता है। आई मीन स्कूल कॉलेजेस में आप कभी भी किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज नहीं चलती है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द हायरार्की। कॉलेजेस में आप टीचर्स के साथ में मजाक भी कर लेते हैं, कई बार आप उनकी लेग पुलिंग भी कर सकते हैं। सीनियर्स के साथ में आप कॉर्पोरेट में ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। सेकेंड चीज है कि आपको असाइनमेंट दिया गया है उसका जो बेसिक ABCD वर्क है आप वहां से शुरू करिए, चीजों को जंप करने की कोशिश मत करिए। एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग द नॉलेज, स्किल्स एंड एवरीथिंग, यू विल सी दैट योर कैरियर विल बी सेलिंग इन द राइट डायरेक्शन। राइट। तो जब इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं या बच्चों में, जो नए बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आ रहा होता है, तो उसे आप लोग कैसे टैकल करते हैं? भाई हमारे साथ में तो देखिए हम टीचर तो है नहीं कि आप हमें आपके पेरेंट्स को प्लीज करने की जरूरत है जी। और आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं, टीचर्स को बेसिकली ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे भी सही तरीके से क्लास में रहें, उनके पेरेंट्स भी मतलब अलाइंड रहें जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट के गोल्स हैं। हमारे लिए जब हम एज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशनल जो डिलीवरेबल्स है वो इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस की KPIs इंपॉर्टेंट है। आप एज एन इंडिविजुअल अगर ठीक से परफॉर्म कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, आपकी ग्रोथ सुनिश्चित है। लेकिन अगर आप भटक रहे हो अपने रास्ते से, ऑर्गेनाइजेशन आपको मौका देगा। अगर आप नहीं कर पाओगे उस मौके के दौरान भी, तो फिर देन प्रॉब्ली ऑर्गेनाइजेशन में टेक द हार्श डिसीजंस आल्सो। करेक्ट। सो आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस कॉलेज में, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है। आप लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके टीचर्स हो, फैकल्टीज हो, वो पूरा जो इकोसिस्टम है वो आपको सपोर्ट करता है। इंडस्ट्री में जब आप आते हो तो आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप प्रोफेशनल हो और उस तरीके से आप काम करो और आपके डिलीवरेबल्स ही आपको फिर आगे लेके जाते हैं। राइट, वो वैल्यू ड्रिवन होने चाहिए और जो कोड ऑफ कंडक्ट है हमारी कंपनीज का वो फॉलो होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट है, SOPs है, प्रोसेस है, कम्युनिकेशन है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। राइट। तो सर अब एक्चुअली मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने अपने लाइफ में कैंपस टू कॉर्पोरेट में किस तरीके का ट्रांजिशन फेस किया? हमारी जनरेशन के टाइम पे अगर मैं बात करूं मैम, तो हम लोग क्या था कि पेरेंट्स ने जो बोला वो करना है। अपना कोई बहुत ज्यादा ओपन ऐसा नहीं था कि इम्पोज कर सकते थे कि नहीं ये काम मुझे करना है, वो नहीं करना। उसके अलावा भी जब वहां से निकले, करीब 23-24 साल घर में रहे, पेरेंट्स के सुपरविजन में रहे, और उसके बाद जब जॉब करने के लिए निकले तो कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड था। नहीं पता था आपको, जहां पर हर एक चीज घर में मिल रही है और वहां पर आप जब जा रहे हो नई जगह पर, तो आपको हर एक चीज ऑर्गेनाइज करनी पड़ रही है। नया सेटअप है, नए लोग हैं, नया न्यू प्लेस ऑफ वर्क है। आपको अपने जो डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं उसको भी फेस करना है कि आपको घर भी देखना है, खाना भी देखना है, बाकी चीजें। तो बहुत ज्यादा जिसको कहना चाहिए इमोशनली जो कहते हैं ड्रेन होने का पीरियड था। एंड एक ट्रेजेडी और भी हो गई थी कि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उसके वेरी नेक्स्ट डे मेरे को टाइफाइड हो गया था। सो वो करीब 7 दिन का एक ब्लॉक था जिसमें मैं मतलब मुझे ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, और शाम को शिवरिंग देके फीवर चढ़ जाता था। सो उस तरीके से मैनेज करना। फिर नए लोग हैं, क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, क्योंकि हम लोगों का कभी उस तरीके का एक्सपोजर नहीं रहा। अच्छा, हम लोगों ने जब पढ़ाई करी थी, डिप्लोमा किया था, तो बड़ा ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग था कि आप जाइए क्लासरूम में, आपको पढ़ा दिया जाएगा, आप पढ़िए, एग्जाम की तैयारी करिए, एग्जाम दीजिए और पास हो गए, अपना आपका डिग्री डिप्लोमा मिल जाएगा। 15 दिन की एक इंटर्नशिप कर ली थी जो हम लोगों ने वहीं पर, एक इंडस्ट्री थी उसमें जाके कर लिया था। उसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ सीखने को नहीं मिला था जैसे आजकल के बच्चों के पास में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है जी। तो वो जब हमने काम शुरू करा तो वहां से फिर काफी चैलेंजेस फेस करे। कम्युनिकेशन का तरीका नहीं पता था, किसको क्या बोलना है, कितना बोलना है, ऑफिस पॉलिटिक्स क्या होती है, इन सब के बारे में कुछ नहीं मालूम था। सो धीरे 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 करके इन सब चीजों को सीखा है। बट एक चीज बहुत क्लियर थी कि हमारे बैचमेट हम लोग सेलेक्ट हुए थे, हम दोनों का एक थॉट प्रोसेस बड़ा क्लियर था कि हमको हमारे काम को एक्सेल करके देना है, और उसमें हम लोगों ने कभी भी वी हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज। एंड प्रोबेबली वो एक रीजन रहा कि उस पहले ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हमने तकरीबन 6 साल काम किया था। सो
ये है कि हमने सीखा है बेसिक से, गलतियां करके सीखा है, एंड दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल्सो कि आप अगर कोई डिसीजन लेंगे या कोई काम करेंगे तो दो चीजें होंगी, आइदर यू सक्सीड और यू विल लर्न। सो बहुत सी गलतियां करी हैं और सीखा है, बट या ये एक जर्नी है और इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बिना इसके बिना गलतियां करे कोई आदमी अगर आगे जाना चाहेगा तो नहीं जा सकता। राइट। तो अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि वहाँ जब आपका जो जर्नी था, वो जो 6 इयर्स आपने एक इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ निकाले, तो इट शोज योर डेडिकेशन, योर इंटीग्रिटी, राइट, योर कंसिस्टेंसी। अब अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करती हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट में कि जब इंटीग्रिटी या कंसिस्टेंसी की बात आती है, तो मुझे लगता है बच्चे बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, राइट। दे डोंट थिंक सो कि मुझे यहीं पे 5 साल या 4 साल निकालने हैं, ये भी शायद मैं बहुत ज्यादा नंबर बोल रही हूँ, राइट। वो 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं सोचते, राइट। ये दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली अनोइंग। I guess that it is annoying company people also, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचता है बच्चा। वो ये सोच के आता है मुझे कुछ दिन यहाँ काम करना है, then I'll switch, राइट। तो क्या हम इस थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं? क्या हमें इस थॉट प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है उन बच्चों में जो अब कॉर्पोरेट में एंटर करने वाले हैं? इसमें सो बेसिकली कि अगर मैं बात करूं अपनी जनरेशन वर्सेस जो अभी जेनजी जो काम कर रहे हैं, दोनों के बीच में, इनके लिए पर्सनल प्रेफरेंसेस टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रेफरेंसेस टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में नहीं आता है। मेरे ख्याल से वो माइंड जो है थोड़ा सा उनको शिफ्ट करने की जरूरत है। उनको भी ये चीज सोचनी पड़ेगी कि अगर आपका कैरियर हॉरिजॉन जो है करीब 35 साल का है, और इस 35 साल के कैरियर हॉरिजॉन में अगर आप स्टेबिलिटी शो नहीं करेंगे जी, आप कंसिस्टेंसी शो नहीं करेंगे, तो आपका कैरियर आगे चल के बहुत अच्छा नहीं जाने वाला। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं अगर इंटरव्यू लेने बैठा हूं, मेरे पास में 2 कैंडिडेट आए। एक कैंडिडेट ने 5 साल में 4 जॉब चेंज करी है जी, और एक कैंडिडेट ऐसा जिसने 5 साल में 2 जॉब चेंज करी है। माय प्रेफरेंस वुड बी कि मैं उस आदमी को लूं जिसने 2 जॉब चेंज करी है। उसका रीजन है कि जब कोई नया एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उसके ऊपर 3 से 6 महीना तो ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट कर रहा है, और एक एम्प्लॉय 6 महीना इन्वेस्ट करने का जब उसके डिलीवरी करने का टाइम आया, जो उसको कंट्रीब्यूट करने का टाइम आया, तो वो पता चला छोड़ के दूसरी जगह चला गया। सो फिर मेरे लिए तो फिर अगेन आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द स्टार्ट, एंड इट्स एन एडिशनल कॉस्ट टू द कंपनी। काम सफर करता है, जो लोग टीम में काम कर रहे हैं उनके ऊपर बर्डन बढ़ता है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं फिर ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहूंगा। तो वो आपको ये सोच के चलना है कि आप बहुत जल्दी हाँ ठीक है, एक आध कोई चेंज ऐसा हो सकता है कि एब्रप्ट चेंज आपने ले लिया, कि जहां पर आपके अगर मान लीजिए 5 साल में आपने 2 या 3 चेंज करे, जिसमें से एक आपने से 9 महीने या 1 साल में कर लिया, बट बाकी जगह आप 2-2 साल लगा के आ रहे हैं, तो उसका मतलब आपको ये माना जाएगा कि आप कंसिस्टेंट हो। बट अगर आप 2 साल कंसिस्टेंट भी नहीं रह रहे हो, देन इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू हायर यू। वेरी ट्रू सर। अब जब हम बच्चों को प्लेसमेंट्स के लिए रेडी करते हैं, तो हम जैसे जीडी करवाया और साथ में मॉक इंटरव्यूज हो गए, एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग हो गई, राइट, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गए, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया, सब चीज़ें अपनी जगह हैं, राइट। लेकिन उसमें अब देखा गया है कि अब हम धीरे धीरे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उस पर भी फोकस कर रही हैं कि बच्चा लिंक्डइन पे अपना प्रेजेंस दिखाए, राइट। वो जितना ज्यादा नेटवर्किंग कर सकता है करे। तो What do you think? मतलब क्या कॉर्पोरेट को भी इस चीज की जरूरत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम ये, क्योंकि अगर आप देखें लिंक्डइन को मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ। पहले नेटवर्क वर्ड जो आपने पकड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इंडस्ट्री में अगर आपको सर्वाइव करना है या आगे ग्रो करना है, नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और पहले क्या होता था, नेटवर्किंग हमारी केवल उन लोगों के साथ में हो पाती थी जिनके साथ में हम काम कर रहे हैं, जिनको हम पर्सनली जानते हैं। नाउ I mean, LinkedIn is a professional site जहां पर हर इंडस्ट्री के लोग प्रेजेंट हैं, और मैं सारे बच्चों को ये इनकरेज करता हूं कि वो अपनी LinkedIn पर अपनी प्रेजेंस और अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि वो पीपल माइट नोटिस यू कि आपने क्या करा है, आपने क्या सीखा है। यू प्रॉब्ली माइट have to reach out to the people to tell them कि what kind of capabilities you have. So अपना जितना नेटवर्क हॉराइजन आप अपना एक्सपैंड करेंगे, आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। और अगर बच्चा एमबीए में जा रहा है, अगर मैं लिंक्डइन के बारे में बात करूं, लिंक्डइन प्रोवाइड करता है 250 कनेक्शंस, आप इनवाइट्स भेज सकते हैं हर वीक।
ओके और हर स्टूडेंट अगर 250 इनवाइट्स अगर हर वीक भेजेगा, सो जब तक वो कंप्लीट करेगा साल, तो आप मान के चलिए तकरीबन उसके पास में 5-6 हजार का अच्छा बैंडविड्थ हो जाएगा नेटवर्क का। राइट एंड दिस नंबर विल कीप इंक्रीजिंग एज ही फर्दर वर्किंग फॉर द कॉर्पोरेट्स। तो मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनिशियल ईयर्स में तो आपको हो सकता है जॉब पोर्टल्स के थ्रू या इनके थ्रू आपको जॉब्स मिल जाए, बट 10-15-20 साल जब आप टाइम स्पेंड कर लेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, आपका जो नेटवर्क आपने बिल्ड करा होगा वो आपको कई बार आपको अच्छा बेटर जॉब दिलाने में मदद करता है। वेरी ट्रू सर, अग्रीड। एक्चुअली जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो मुझे लगता है उसके बाद आपका नेटवर्क ही काम करता है। वेरी ट्रू। मतलब मैंने अपने कैरियर में खुद देखा है कि जैसे एक, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट उसमें मल्टीनेशनल कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी, और उसमें मेरा जो बेसिकली इंटरव्यू का जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो बिकॉज ऑफ माई नेटवर्क ओनली। तो बिकॉज मैं किसी को जानता, किसी के साथ में मैंने काम किया था, द पर्सन नोज अबाउट मी, अबाउट माई कैपेबिलिटीज, एंड देन द पर्सन हैज रिकमेंडेड मी, एंड देन आई गॉन थ्रू द कंप्लीट प्रोसेस एंड फाइनली गॉट सिलेक्टेड इन द कंपनी। राइट। यूजुअली यही प्रोसेस चलता है सीनियर पोजीशंस। या करेक्ट सर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी की। अगर स्पेशली फर्स्ट ईयर में जब हम प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी दिखती है बच्चों के उसमें, तो व्हाट डू यू थिंक? See, professional credibility is an outcome of the efforts you put in the beginning of your career. अब वो efforts क्या हैं? पहला कि आप बहुत डिसिप्लिन रहें, अपने restricted communications में फोकस करें, आपका इंटरनल स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, जो ऑर्गेनाइजेशन की SOPs हैं उसके ऊपर आप बहुत फोकस तरीके से और रिलीजियसली काम करें, जो कोड ऑफ कंडक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का उसको बहुत थॉरोली फॉलो करें, कभी भी किसी भी तरीके के इंटेग्रिटी रिलेटेड इश्यूज में ना जाएं। राइट। सो अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं और रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि आप अपनी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी विद ईच पासिंग डे बिल्ड करते जा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी खाली एक दिन में बन जाएगी या एक महीने में बन जाएगी, यू कीप ऑन बिल्डिंग ऑन इट। सो आपको सिंसियरिटी के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में, और इन सारी चीजें जो हमने बात करी, इन सब के ऊपर फोकस करते हुए काम करते रहना पड़ेगा। एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड योर प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इनिशियली फर्स्ट ईयर में बच्चों को ऐसा होता है कि मतलब पिछले 6 महीने में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड व्हाटएवर हैज बीन आस्क्ड मैंने वो उतना डिलीवर भी किया, लेकिन अभी जितना जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो शायद उस क्रेडिबिलिटी के लिए काम करना बंद कर देता है। सी, क्रेडिबिलिटी जो आपका प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी या किसी भी तरीके का है, वो आपको इमीडिएट रिजल्ट देगा जरूरी नहीं है। राइट। ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, उस पर डिसहार्टेन होने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव चूजन अ राइट पाथ, इट विल टेक यू टू द राइट योर एंड ऑब्जेक्टिव। आप उससे अगर डेविएट होने की कोशिश मत करिए और कभी भी शॉर्टकट्स की तरफ मत जाइए, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट लेके जाएंगे वो कहीं ना कोई वैल्यू सिस्टम आप कंप्रोमाइज करेंगे। बिल्कुल। और वो चीज अगर किसी ने नोटिस किया और कहीं पॉपुलेट हो गया, आपके पूरे कैरियर के लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो कभी भी मत करिए आप। इसलिए डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर क्रेडिबिलिटी थ्रू आउट योर कॉर्पोरेट जर्नी। फॉर दैट मैटर आई वुड से कि कभी भी अपनी क्रेडिबिलिटी अपनी पर्सनल लाइफ में भी आदमी को नहीं खोना चाहिए। वेरी ट्रू सर। तो अल्टीमेटली बच्चे को ये समझने की जरूरत है कि इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने अभी परफॉर्म किया एंड यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। ऐसा नहीं होता। ये इट इज गोइंग टू हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट सर। सर जब बच्चा कॉर्पोरेट में एंटर करता है, राइट, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, व्हाटएवर इट इज, पीजी और ग्रेजुएशन, अब बच्चे के दिमाग में बात यह है कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, नाउ आई डोंट हैव टू स्टडी फर्दर, राइट, और वो हर चीज को स्टडी के साथ कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है, राइट। तो इन दैट केस व्हाट डू यू थिंक दैट दे हैव दिस माइंडसेट कि यार अब मुझे आगे नहीं पढ़ना है, आगे मुझे सीखना नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई को सीखने के साथ कोरिलेट कर रहा हो। तो क्या लगता है आपको कि बच्चों को इस तरीके के इस चीज को फॉलो करने की जरूरत है कि वो उस लर्निंग को, मतलब जो उनका माइंडसेट है कि मुझे अब आगे कुछ सीखना नहीं है, उसे वहीं छोड़ देना है, क्या इसे फॉलो करना है? मैं आपके क्वेश्चन को दो तरीके से देखता हूँ जी। एक है क्लासरूम टीचिंग और एक है कंटिन्यूअस लर्निंग। लेट अस टॉक अबाउट द क्लासरूम टीचिंग फर्स्ट। क्लासरूम टीचिंग कभी ना कभी जाके खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। आप वो ग्रेजुएशन लेवल पे खत्म करिए या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे खत्म करिए या रिसर्च की बात करिए या कहीं एक जगह पर आपको जाके रोकना पड़ेगा जो क्लासरूम, एज फार एज द क्लासरूम टीचिंग इज कंसर्न। राइट। बट आपका क्लासरूम टीचिंग अगर खत्म हो गया, आपने हाईएस्ट डिग्री अचीव कर भी लिया,
वो आपको इस बात के लिए कभी भी नहीं रोकता कि आपका जो कंटिन्यूअस लर्निंग का जो पाथ है वो कभी भी नहीं रुकेगा। कंटिन्यूअस लर्निंग इज समथिंग, जब तक आदमी जिंदा है तब तक वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। वेरी ट्रू। हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन में साथ में काम करा है, और जब मैं वहां पर आया था तो मैं 30 साल के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ में आया था, और आपने मेरे को देखा होगा कि आई वर्क इन अ वेरी वेरी जूनियर प्रोफाइल, है ना। और उस टाइम पर जो भी मैंने काम करे, मैंने उसको काम के तरीके से नहीं लिया, बल्कि इस तरीके से लिया था कि मैं उन काम को सीख रहा हूं। और वो जो बेसिक्स मैंने सीखे उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो आज जब मैं एक फंक्शन को हेड कर रहा हूं इन एकेडमिया फील्ड ऑल्सो, ऑल दोज वर्किंग लर्निंग्स इज एक्चुअली हेल्पिंग मी। सो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि जो मेरा जो लर्निंग है वो कभी भी स्टॉप हो जाएगा। द मोमेंट मेरा लर्निंग स्टॉप होगा, मेरी कैरियर भी खत्म हो जाएगा। करेक्ट। मेरे पास में कुछ डिलीवर करने के लिए नहीं रह जाएगा। So you have to be a lifelong learner. Definitely yes, definitely yes. तो बच्चों को समझने की जरूरत है कि हर जगह सीखने के लिए कुछ है। बिल्कुल। And you are going to learn anything. I mean, from any place, from any person, you are going to learn something. आपको कब कौन क्या सिखा जाए आपको नहीं पता है। हो सकता है कि आपको आपके जो छोटे हैं वो आपको सिखा दे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं अपने स्टूडेंट से सीख रहा हूँ। सो आजकल मतलब जिसको हम कहते हैं रिवर्स लर्निंग प्रोसेस है, ये भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे खाली अपने बड़ों से सीखना है, टीचर से सीखना है, पेरेंट्स से सीखना है। हो सकता है मेरा नेबर सिखा दे, हो सकता है मेरा स्टूडेंट सिखा दे, हो सकता है मेरा बच्चा सिखा दे, हो सकता है मेरा पड़ोसी सिखा दे, हो सकता है मेरा बैचमेट सिखा दे, कुछ भी हो सकता है। So learning can come by any walks of life. Correct. Yeah. So now moving towards the rapid fire segment. Sure. Right. So skill or degree? Both. Both. डिग्री मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्यों बोला मैंने ऐसा। क्योंकि आपके पास में स्किल है, बट आपको अगर ग्रो करना ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए आपको डिग्री चाहिए पड़ेगी। सो अगर आप डिग्री लेके आ रहे हैं एंड देन यू आर एक्वायरिंग द स्किल्स एंड देन यू आर ग्रोइंग, देन इट इज बेसिकली इट इज गोइंग टू हेल्प यू। उसको समझने की जरूरत है कि आपने मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने 3 साल काम करा, आपने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करा, हाउ दे विल कम टू नो कि आपके पास में वो स्किल सेट है। सो उसका फर्स्ट फिल्टरिंग क्राइटेरिया होगा डिग्री। उसके बाद में फिर जो आपने सीवी में लिखा उसके बेसिस पे वो आपसे बात करेंगे। मान लीजिए उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा होगा कि मिनिमम एमबीए पास होना चाहिए, तो क्या वो उसमें सीवी सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे? नहीं करेंगे, तो आप बाहर हो गए। बिसाइड्स कि आपके पास कितना भी स्किल क्यों ना हो। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैं अभी पीएचडी परसू कर रहा हूँ। अब मेरे को अगर कहीं पर डीन की पोजीशन के लिए अप्लाई करना है या डायरेक्टर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना है किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में, बिसाइड्स आई एम हैविंग 30 years ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, मैं नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास पीएचडी की डिग्री नहीं। तो मैं कहीं भी सीवी भेजूंगा, वो सीवी मेरा शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, मतलब शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, सॉरी, और मेरे को इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी। सो बिसाइड्स कि मेरे पास स्किल है, मैं उस जगह पर उस पोजीशन के लिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए डिग्री का होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग डिग्री विद स्किल्स। एक्सपीरियंस वर्सेस क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस जी, एक्सपीरियंस को मैं ऊपर रखूंगा। क्वालिफिकेशन जो है आपका एंट्री टिकट के तरीके से काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री दिलाता है। बट उसके बाद में जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, जो स्किल्स डेवलप करी है, जितने सालों में आपने काम करा है, दैट विल टेक यू थ्रू टू द ग्रेटर हाइट्स रादर, आई वुड से। बट अगेन अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो फिर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, फिर आपका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करेगा। और अगर आप देखेंगे तो अपने अगर एनालाइज करके देखिए, जिन्होंने हाईएस्ट डिग्री से शुरू करा है और जिन्होंने मीडियम डिग्री से शुरू करा, जिन्होंने लोएस्ट डिग्री से शुरू करा है, उनके कैरियर का वो जो डिफरेंस है वो हमेशा बना रहता है, और बल्कि वो समय के साथ में बढ़ भी जाता है। अगर किसी ने बीटेक और एमबीए करा और कैरियर शुरू करा, हो सकता है इनिशियल बिगनिंग ईयर्स में ऑलमोस्ट एट पार हो, बट 25 साल के बाद में उन दोनों के कैरियर में बहुत अंतर होगा। तो इसलिए क्वालिफिकेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और वो भी एक्सपीरियंस तो ही। Hard work versus smart work. It begins with hard work, ends with the smart work. So, technical skills or soft skills? Both. It is complementing? Both. Complementing each other, definitely. Very true. Marks or mindset? Mindset. It is needed? Definitely, yes. Right. So, job security or learning opportunities? Learning opportunities. Okay. So, we have to leave this job security thing? नहीं, मैं बताता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। आपने 3 Idiot मूवी देखी है? जी। 3 Idiot मूवी में एक चीज उसने बोली है कि आप 100% सीखने की कोशिश करिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। अगर आपका लर्निंग प्रोसेस स्ट्रांग है, तो जो आउटकम है वो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा, तो उसके लिए वरी करने की जरूरत ही नहीं है। तो फोकस ऑन योर लर्निंग प्रोसेस। ओके, सो फर्दर मैनेजर और मेंटोर?
mentor. Try to become the leader as compared to the manager. Manager is basically a taskmaster. Right. What do you think? What one habit every student should develop? Interpersonal skills and stakeholder management. And which one should be avoided? Arrogance. Okay. And at times you should not be a very straightforward kind of person, because मैंने इस वजह से अपने कैरियर में बहुत नुकसान उठाया है. I understand. I totally understand this. So मैंने अपने कैरियर में बहुत नुकसान उठाया इस वजह से, बिकॉज एट टाइम्स जहाँ पर मेरे को डिप्लोमेटिकली करेक्ट होना चाहिए मैं नहीं होता, मैं जो हार्ट आउट है मैं बोलता हूँ, और इस वजह से मैंने अपने कॉर्पोरेट कैरियर में भी और एकेडमिया कैरियर में भी नुकसान उठाया है. बट मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई विल रिमेन द सेम काइंड ऑफ पर्सन. करेक्ट. बट शायद इसीलिए हमने अपने सिलेबस में भी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को इंक्लूड किया हुआ है. नहीं, बहुत जरूरी है. वो बच्चों को समझना पड़ेगा कि हाउ यू हैव टू डील विद द पीपल. राइट. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बच्चों को ये समझने की जरूरत है कि जब आप एंटर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ना, तो वहां पर क्या होता है कि आपका इनिशियली आपका जो टेक्निकल नॉलेज है, जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, वो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज आप वहां पर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं. Right. और जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं आपका पीपल मैनेजमेंट साइड जो है वो हैवी होता जाता है. आपको टेक्निकल नॉलेज होना या सब्जेक्ट नॉलेज होना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो तो आपके पास है और वो आप बिल्ड कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आप किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को बोलिए क्या वो टेक्निकल काम करता है? नहीं करता. वो थ्रू आउट द डे खाली लोगों को मैनेज करता है या रेवेन्यू को मैनेज करता है. अगर आपने एज अ डीन एकेडमिक्स काम किया है, आपको अपने सिलेबस के अलावा हर समय पढ़ाई करने की तो जरूरत नहीं पड़ती है. व्हाट यू आर डूइंग इन द डीन एकेडमिक्स, यू आर बेसिकली मैनेजिंग द पीपल्स एक्सपेक्टेशंस, राइट? सो दैट इज हाउ इट वर्क्स कि आप अपने कैरियर में ग्रोथ में जैसे जैसे ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पीपल साइड आपका हैवी होता जाएगा, और जो टेक्निकल साइड है वो आपका इट इज गोइंग टू श्रिंक over the period of time. Yeah. So finally, let's move to the conclusion part. I'm looking forward to have your conclusion. So basically, अगर मैं देखूं कॉर्पोरेट में सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने उन 2 सालों के लिए जो कि आपका लास्ट 2 years ऑफ योर स्टडी है उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करिए. हर एक चीज को सीखिए, समझिए, सिलेबस को सिंसियरली लीजिए. जो भी आपके कैरिकुलम का पार्ट है, वो चाहे एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो या क्लासरूम टीचिंग हो, उसके ऊपर फोकस करिए. अपने कम्युनिकेशंस को, इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर काम करिए, क्योंकि और ट्राई टू बिल्ड योरसेल्फ एंड ट्राई टू शोकेस योरसेल्फ एज अ लीडर. अगर कहीं पर प्रॉब्लम है, यू शुड बी सीन एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर rather than a person who is creating the problem. If you can project yourself as a solution provider, probably you will be considered as very, very positive kind of person. Or these kind of attributes will help you in your corporate journey as well. Correct, sir. So in that case, I can say कि कोई भी अगर स्टूडेंट है जो अब आगे एंटर करने वाला है कॉर्पोरेट्स में, उनके लिए जरूरी है कि दे हैव टू बी अ लर्नर फर्स्ट. Very true. Right? Then they have to work for their attitude. Very true. Right? Then they have to work for their communication skills and collaborations also. Very true. And along with this, I guess this digital literacy thing is also needed very nowadays. Important, very important. And that's a buzzing word. See, correct. मैंने बार-बार बोला है और फिर मैं कहता हूँ कि AI को, डेटा एनालिटिक्स को, इन सब चीजों का हवा नहीं बनाना है. Absolutely. आपकी फंक्शनल एक्सपर्टीज फर्स्ट है, वो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है. पहले उस पे अपना कमांड हासिल करिए एंड देन यू पैरेलली लर्न द एआई एंड अदर थिंग्स जो आज के समय में आ रही है, उनके बारे में भी सीखिए, बिकॉज दीज ऑल आर द टूल्स एंड यू शुड हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट योरसेल्फ विद द अदर पर्सन, जहां पे आप उसको एआई की भाषा में समझा पाइए. तो टू दैट एक्सटेंट यू हैव टू हैव द एआई एक्सपोजर एज वेल. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टूल्स हैं ये हमारे लिए इनेबलर्स हो सकते हैं, राइट? लेकिन अल्टीमेटली उन्हें कंट्रोल आपको करना है. दैट टू कैन बी डन थ्रू योर इमोशनल इंटेलिजेंस. वेरी ट्रू. आपने अगर इसको रिवर्स कर दिया, अगर आपको उन टूल्स ने कंट्रोल करना शुरू किया, तब आप प्रोफेशनल के तौर पे आपका उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा. सो प्लीज डोंट अलाउ एनी सच टूल्स टू कंट्रोल योरसेल्फ. You should have to build that ability. वो तभी होगा जब आप फंक्शनल एबिलिटी के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे. Very true, sir. Very true. So thank you for this wonderful discussion, sir. It was pleasure having you over here with us. Thank you, ma'am. And as always, it is very, I always enjoy talking to you. And thank you so much for having me on the show. Same here. Thank you. Thank you.